हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हाजिर है हम आज का इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस लेके। आज है 6 दिसंबर 2023 और देखते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस में। स्टार्ट करते हैं पहली इम्पोर्टेंट न्यूज़ से। एप्पल टैप्स कंपनीज इन इंडिया, ताइवान, साउथ कोरिया एंड जापान फॉर क्रिटिकल पार्ट्स। बेसिकली आपको पता है कि एप्पल ने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो वहां पे बेसिक ज्यादातर क्या होता है, जो एप्पल के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि कैमरा है, एयरपोर्ट्स है, या फिर उसके चार्जिंग है, चार्जिंग स्टिक है, चार्जिंग पोर्ट्स है, ये सभी बेसिकली चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं या फिर असेंबल चाइना में होते हैं। एक बार यहाँ कुछ पार्ट बनेगा, फिर फोन जाएगा चाइना में, वहां से उसका कैमरा फिट होके आएगा, फिर वापसी इंडिया के अंदर आएगा, फिर इसके अंदर कोई और क्रिटिकल पार्ट लगेंगे, फिर वापसी जाएगा। तो ऐसे 2 या 3 बार एक फोन को इंडिया चाइना जाना पड़ता है। तो और अभी क्या है, जो चाइना है वो इसको टाइम शॉर्ट करने के लिए चाइनीज फैसिलिटी ने यहाँ पे इंडिया के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने के लिए अब एप्लीकेशंस दिए हैं, जो कि अभी अप्रोक्सीमेटली 17 कंपनीज ने दिए थे एप्लीकेशन, जिनमें से 14 को इनिशियल अप्रूवल मिल चुका है। लेकिन वहां पे क्या है, हमारा चाइना इंडिया के थोड़े सिक्योरिटी कंसर्न्स होने के कारण अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अभी इनकी फाइनल अप्रूवल किसी भी कंपनी का नहीं हो पाया है। तो इसलिए एप्पल को अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एप्पल तलाश रहा है इंडिया की, ताइवान की, साउथ कोरिया या जापान की जो कंपनीज हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए तलाश रहा है। Apple is scouting for new suppliers, India, Japanese, South Korean, which can provide crucial components to its contract manufacturer in India. People aware of the matter told Economic Times. This came on the backdrop of delayed government approvals for imports from existing supplier, primarily of Chinese origin, of battery, camera, lens, charger, and other equipments required to make this flagship iPhone and iPads in India. Basically, 17 चाइनीज कंपनी ने जो सप्लाई करते हैं कंपोनेंट, उन्होंने अप्लाई किया है फॉर गवर्नमेंट क्लियरेंस टू सेट अप दी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बट ही अभी तक इनको 14 को इनिशियल अप्रूवल मिला है, जिसके अंदर से भी जिनको अप्रूवल मिला है उनमें से 4 कंपनी ने तो बिल्कुल डिले हो गया, और 6 कंपनी ने ये बोला है कि हम प्लांट नहीं लगाएंगे, दैट दे आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन मेकिंग इन इंडिया। तो अभी एप्पल एवेन्यूज तलाश रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर में, या जापानीज में, या साउथ कोरियन मैन्युफैक्चरर में, ताकि इनको रेडी जो है वो मिल जाए, इजीली प्रोक्योर हो सके, और मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है और कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। चलते हैं आगे। मणिपाल टेक, इंडियाज लार्जेस्ट बैंकिंग एंड स्मार्ट कार्ड मैन्युफैक्चरर, लुक्स टू रेज 1000 करोड़। ये आपने मणिपाल यूनिवर्सिटी सुना होगा, मणिपाल हॉस्पिटल सुना होगा, लेकिन ये बहुत ही लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। मणिपाल टेक्नोलॉजीज एमटीएल है। इट इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बैंकिंग एंड स्मार्ट कार्ड्स इन इंडिया। जो आपके स्मार्ट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीजा कार्ड, उसकी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया का मणिपाल टेक्नोलॉजीज एमटीएल। इट प्लान्स टू ब्रिंग अ फाइनेंशियल पार्टनर इनटू द 8 डिकेड ओल्ड पाई फैमिली ओन्ड बिजनेस। ये पाई फैमिली का बिजनेस है, जो जिनका कम्युनिटी बिजनेस, आप मणिपाल हॉस्पिटल्स भी सुनेंगे तो इन्हीं के ही ब्रदर के वो मणिपाल हॉस्पिटल्स भी हैं। तो अभी इनकी जो वैल्यूएशन है वो 4000 से 42 करोड़ की है, और ये करीबन रेज करना चाहते हैं, पाई फैमिली 1000 करोड़ रेज करना चाहती है, तो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, और कुछ जिसके अंदर से कुछ ये अपना खुद का स्टेक होल्ड जो शेयर होल्डिंग है वो कम करना चाहते हैं पाई फैमिली का। करीबन 20% स्टेक जो पाई फैमिली का है वो इसमें से कम करना चाहते हैं, और 10% जो प्राइमरी शेयर होल्डिंग रहेगी वो एक्सपेंशन प्लान्स में यूज करेंगे। और इस काम के लिए किसको जिम्मा सौंपा गया है, जो इन्वेस्टमेंट बैंक है रोथस्चाइल्ड, उसको मैंडेट किया गया है टू रन अ स्टेक सेल प्रोसेस। जो इनका स्टेक है उसकी जो सेल करनी है, जो प्रोसेस है, जो क्लियरेंस लेनी है, ठीक है, तो वो सारा काम किसको सौंपा गया है, रोथस्चाइल्ड को सौंपा गया है। एंड अ फ्यू अदर इक्विटी फंड्स हैव बीन साउंडेड आउट।
एमटीएल इज इन द बिजनेस ऑफ एमटीएल, जानते हैं कि ये जो मणिपाल टेक्नोलॉजी है किस किस बिजनेस में रहती है। इट इज इन द बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग, फैसिलिटेटिंग सिक्योर ट्रांजैक्शंस, marketing, branding, and communication for consumer-oriented industries such as retail, banking, telecom, education, publishing, consumer goods, retail, financial services, aviation, etc. It also handles some government contracts, and MTL has an experience of 2 decades in security data printing business. Basically, security data printing business जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, स्मार्ट कार्ड्स हो गए, उनके अंदर सबसे बड़ा बिजनेस इनका है। और इनके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो है गौतम पाई हैं, जिनका नाम है गौतम पाई। तो ये इनका पेरेंट बिजनेस है। और ये किनके हैं? रंजन पाई जो मणिपाल हॉस्पिटल के हैं, उनके कजन ब्रदर हैं। न्यूज थी रिलेटेड टू मणिपाल टेक्नोलॉजीज। प्री दिवाली ऑर्डर स्टिल ऑन सेल्स, किराना कटबैक ऑन फ्रेश ऑर्डर विद एफएमसीजी ग्रुप। अभी क्या है, जो फेस्टिवल सीजन था उससे पहले जो काफी बल्क ऑर्डर्स ले लिए थे किराना शॉप्स ने या एफएमसीजी शॉप्स ने, अभी इस महीने में जो इनकी ऑर्डर्स की डिमांड रही है वो काफी कम रही है, क्योंकि जो पुराना स्टॉक है वो अभी भी सेल्स में पड़ा है, अभी भी उन दुकानों में पड़ा है। इसका मतलब ये दिखा जा रहा है कि अभी जो इस फेस्टिव सीजन में, दिवाली के फेस्टिव सीजन में जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल काफी कम हुई है और सालों के मुकाबले। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में 15 to 20% इंक्रीज हुई है, अगर हम 2020 और 21 को कंसीडर करें तो। लेकिन बाकी ये जो किराना स्टोर के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ऑयल है, शुगर है, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सेल काफी कम रही है। इसीलिए जो कंपनीज के जो असेस करते हैं, अभी नए ऑर्डर्स नहीं प्लेस किए जा रहे हैं। प्लान्स अफूड टू रोप इन एक्सपर्ट्स फ्रॉम आईआईटी फॉर टनल ऑडिट टीम। आपने देखा होगा कि अभी सिलक्यारा टनल का जो इंसिडेंट हुआ था, जिसके अंदर मजदूर फंस गए थे और जिनको बाद में रेट टनलिंग के टेक्निक से निकाला गया। इसमें बेसिकली क्या रहेगा, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा टनल्स बनाई जा रही हैं, मेट्रो के अंदर टनल बनाई जा रही है, या फिर पहाड़ी एरिया में बनाई जा रही है, दक्कन एरियाज में भी टनल बनाई जा रही है, और बहुत सी मिनिस्ट्री, बहुत से डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी टनलिंग का काम कर रहे हैं। तो टनलिंग का काम बहुत ही, कई हाईवेज में, रोडवेज में, जंगलों के अंदर से भी निकालने के लिए, फॉरेस्ट के अंदर से भी, माउंटेन्स के अंदर से भी रोड्स निकालने के लिए, ठीक है, हर सेक्टर में बेसिकली टनलिंग का काम हो रहा है। और टनलिंग का काम बहुत ही एक डेंजरस वर्क है। तो इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स, ताकि इस टाइप के जो ये भी रिसेंट में इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट से, ऐसे इंसिडेंट से बचा जा सके, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईआईटीज को रोप इन किया है। डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स की सलाह ली जा रही है। और साथ में ही आईआईटी दिल्ली के अंदर क्या बनाया जा रहा है, सेटिंग अप अ वर्ल्ड क्लास टनलिंग सेंटर अंडर आईआईटी दिल्ली टू research and propose enhanced safety measures for tunnels that are benchmarked to international level. They added that the move is aimed at preventing recurrence of mishappening like the recent Silkyara tunnels collapse in Uttarakhand. तो बेसिकली आईआईटी दिल्ली के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड क्लास टनलिंग सेंटर बनाया जा रहा है। और बाकी जो आईआईटी रोपड़ है, आईआईटी दिल्ली है, और अन्य जो आईआईटीज हैं, उनके जो अर्थक्वेक एक्सपर्ट है या टनलिंग एक्सपर्ट है, तो उनकी भी सहायता की जा रही है टनल ऑडिटिंग के लिए। आगे से जो भी टनल्स बनेंगी उनकी ऑडिटिंग रहा करेगी। The center is also in talks with IITs in Roorkee, Ropar and IIT Delhi for structured audit of the tunnels in future. मतलब जो भी उनके स्ट्रक्चर है उनकी ऑडिटिंग रहेगी, ताकि ऐसी मिसहैपनिंग जो अभी रिसेंटली हुई है, ऐसी मिसहैपनिंग्स ना हो पाए। For instance, IIT Roorkee has undertaken a project in this regard. This research is currently related to understanding the problem related to shear or weak zone in the tunnel that could lead to collapse. तो IIT रोपर में ऑलरेडी एक ऐसी रिसर्च चल रही है जहां पे वीक जोन्स, जो कि वीक जोन्स या सीयर जोन्स जिनको बोलेंगे, उनको आइडेंटिफाई करना, जिससे कि टनल कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोप इन कर रही है हमारी आईआईटीज को, और आईआईटी दिल्ली के अंदर एक वर्ल्ड क्लास टनलिंग सेंटर बनाया जा रहा है, ताकि ऐसे मिस हैपनिंग या ऐसे एक्सीडेंट्स फ्यूचर में ना हो सके और वर्ल्ड क्लास टेक्निक से सेफ टनल्स बनाई जा सके। चलते हैं आगे।
Taxman's glare on VCPEs intensifies. Focus on grandfathering gains under treaties. इसके अंदर आपने देखा होगा वेंचर कैपिटलिस्ट जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो जो वेंचर कैपिटल है या फिर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, उनमें ग्रैंडफादरिंग के क्लोज को चेक करने के लिए और जो ट्रीटीज हमने मॉरिशस सिंगापुर के साथ की है ताकि उनका मिसयूज ना हो, इसके लिए अभी काफी विजिलेंट हो गया है। The tax department is heightening scrutiny of venture capital and private equity funds using India Mauritius and India Singapore treaties to assess the eligibility of grandfathering benefits as it shifts to a more rigorous assessment of cross border tax arrangement. इसके अंदर दो तीन टर्म दी गई हैं, वेंचर कैपिटल, ग्रैंडफादरिंग। बेसिकली वेंचर कैपिटल वो होते हैं जो किसी नए, जो बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं और किसी नए स्टार्टअप में या वेंचर के अंदर बाहर से पैसा लगाते हैं, बाहर से या अंदर से, डोमेस्टिक भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो, तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। अभी क्या है, इक्विटी के थ्रू या फिर वेंचर कैपिटल के थ्रू, ठीक है, यहाँ या फिर एज एन एंजल इन्वेस्टर कई स्टार्टअप्स के अंदर पैसा लगाया जा रहा है और वो फॉरेन के थ्रू लगाया जा रहा है, सिंगापुर मॉरिशस के रास्ते लगाया जा रहा है। तो टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है कि यहाँ पे क्या ग्रैंड फादरिंग बेनिफिट्स का मिसयूज तो नहीं हो रहा। ग्रैंड फादरिंग बेनिफिट्स एक टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए अभी रिसेंटली 2018 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के दौरान बोला था कि जो कोई भी आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हो तो 1 साल से ज्यादा अगर उसको आप होल्ड करके रखते हो और उसके बाद आप सेल आउट करते हो तो उसपे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, भाई लॉन्ग टर्म के लिए रखा आपने, मोर देन 1 ईयर के लगा, तो वो उस कैपिटल पे जितना गेन आया, उस कैपिटल पे जितना गेन आया उसके ऊपर 10% का टैक्स प्रस्तावित किया गया था। लेकिन उसमें ये बोला गया था कि ग्रैंडफादरिंग नहीं होगी। ग्रैंडफादरिंग का मतलब है 2018 से पहले जो इन्वेस्टमेंट रहेंगी उनके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। यहां भी ये बोल देते हैं कि ये टैक्स प्रोस्पेक्टिवली होता है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लागू किया गया। दिस कॉन्सेप्ट इज ग्रैंडफादरिंग कॉन्सेप्ट, ग्रैंडफादरिंग क्लोज भी बोलते हैं। बेनिफिट मतलब एक डेट के बाद ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर कुछ भी टैक्स इन प्रोविजन लागू होंगे। अगर उससे पहले किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, तो उसके ऊपर वो प्रोविजन लागू नहीं होंगे। तो सिमिलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं होगा। तो यहाँ टैक्स डिपार्टमेंट ये देख रहा है कि क्या हमारी इंडिया मॉरिशस और इंडिया सिंगापुर के साथ जो ट्रीटी है उसमें वेंचर कैपिटल क्या ऐसा है कि वहां पे या तो सिर्फ पोस्ट ऑफिस ऑफिस बना रखा है, पोस्ट ऑफिस ऑफिस बोलते हैं कि वहां पे सिर्फ एक एड्रेस दे रखा है कि हाँ जी सिंगापुर से पैसे आए हमारे पास और ये हमने इसमें वेंचर, एज ए वेंचर कैपिटलिस्ट हमने इस स्टार्टअप के अंदर पैसे लगा दिए या फिर इस कंपनी की हमने इक्विटी खरीद ली ताकि सिंगापुर से या मॉरिशस से आए, सो दैट उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ना देना पड़े। तो अब टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनी कर रहा है कि जो क्या जो बाहर से जो एंटिटी बाहर से पैसा लगा रही है उनके ऑफिस की लोकेशंस देख रहा है स्पेसिफिक, उनके कितनी पुरानी है वो कंपनी, या फिर वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है या सिर्फ एक कमरा लेके छोड़ दिया, इंडियन कंपनी है लेकिन बाहर एक रूम लेके छोड़ दिया, एड्रेस दे दिया बाहर का, और बाहर से पैसे उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के अंदर ही, जस्ट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो उनके जो डायरेक्टर हैं उनकी क्या रोल है, क्या एक्सपर्टाइज है, उनके जो एम्प्लॉई हैं वो किस टाइप है, सिंगापुर मॉरिशस में कहाँ रहते हैं, क्या उनकी लोकेशन है, क्या उनकी डिसीजन मेकिंग ऑफिस की लोकेशन है, या फिर उनकी बोर्ड मीटिंग कहाँ पे कंडक्ट हुई है, इन सब की डीप स्क्रूटनी कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ताकि ये जो हमारी ट्रीटीज हुई है इंडिया सिंगापुर और इंडिया मॉरिशस की, इनकी गलत फायदा ना उठा सके लोग, इनका मिसयूज ना कर सके और ग्रैंडफादरिंग बेनिफिट्स का लाभ गलत तरीके से ना ले सके। तो यहाँ पे यहाँ इस हद तक टैक्स डिपार्टमेंट चला गया है कि कुछ डायरेक्टर्स के लिंक्डइन प्रोफाइल चेक की है कि क्या वहां उन टू वेरीफाई देयर रेसिडेंसीज इन सिंगापुर एंड मॉरिशस, उनके सिंगापुर और मॉरिशस के अंदर जो रेसिडेंस है वो चेक करने के लिए उन डायरेक्टर्स की लिंक्डइन प्रोफाइल भी
देख ली है। हिस्टोरिकली इंडिया फोकस्ड फंड हैव बीन स्ट्रक्चर्ड वाया पूलिंग व्हीकल्स इन मॉरिशस एंड सिंगापुर। बेसिकली क्या होता है, सिंगापुर और मॉरिशस में एक रूम बना देते हैं, एक छोटा सा ऑफिस जहाँ पे कोई नहीं रहता, बस सिर्फ एड्रेस देने के लिए, और खुद के बिजनेस में खुद का ही ब्लैक मनी या फिर दूसरा मनी इन्वेस्ट करते हैं, और नाम हो जाता है कि हमने बाहर से फंडिंग ली है, एफडीआई आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर वेंचर कैपिटल फंड आए हैं हमारे पास सिंगापुर के थ्रू, ताकि यहाँ पे अगर जो कैपिटल गेन होगा उसका टैक्स ना देना पड़े, और बाद में बाहर से पैसे, खुद के पैसे रीरूटिंग करके या फिर पुलिंग करके बाहर से ले आया जा सके। तो ये सब टैक्स बचाने के गलत तरीके होते हैं, और टैक्स डिपार्टमेंट इसके ऊपर फोकस कर रहा है। चलते हैं आगे। इंडिया ऑन ट्रैक टू गेट 50% एनर्जी वाया नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं आर के सिंह, उन्होंने बताया है कि इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू हैव 50% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, और या फिर नॉन फॉसिल सोर्सेज बाय 2030। 2030 तक हम करीबन 50% जो है वो नॉन फॉसिल सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन करने लग जाएंगे। नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन करने लग जाएंगे। अभी इंडिया ने करीबन नॉन फॉसिल सोर्सेज से 186 गीगावाट हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो चुकी है, जिसके अंदर से जो कि है हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की 43.82%। तो मतलब हम बहुत ही करीब है, करीबन 6-7% कम है 50% के क्राइटेरिया को पार करने के लिए। तो हम 50% नॉन फॉसिल सोर्सेज से पावर जनरेशन करना शुरू कर देंगे। तो अभी 50% अगर हो जाएगा तो हम काफी बहुत सारा हमारा फॉरेन जो डॉलर्स जो है हमारे वो बच जाएंगे, ताकि हमें बाहर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर, या फिर कोल इंपोर्ट करते हैं, कुछ भी ऐसे जो भी फॉसिल सोर्सेज हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा जो पैसा है वो भी बचेगा। अभी हमारे टोटल 186 गीगावाट जो कैपेसिटी है उसमें से 178 गीगावाट इज रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल मतलब विंड हो गया, सोलर हो गया, ठीक है, या फिर हाइड्रो पावर हो गया, एंड 7.48 गीगावाट इज न्यूक्लियर पावर। 7.41 न्यूक्लियर पावर है गीगावाट, और 178.98 अप्रोक्सीमेटली 179 गीगावाट हमारी रिन्यूएबल सोर्सेज में है आउट ऑफ 186.46, जो कि करीबन टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 43.82% है। अभी 114 गीगावाट कैपेसिटी अंडर प्रोसेस चल रही है, अंडर इम्प्लीमेंटेशन चल रही है, और 55 गीगावाट की अभी टेंडरिंग भी हम कर चुके हैं, अंडर टेंडरिंग प्रोसेस चल रहा है। तो मतलब करीबन 2030 तक हम मोर देन 50% का आंकड़ा पार कर लेंगे। अभी इसके अंदर जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी बताया कि सेंटर हैज टेकन सेवरल मेजर टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी इन द कंट्री, लाइक permitting the FDI up to 100% under the automatic route and waiver of interstate transmission charges for interstate sale of solar and wind power for project to be commissioned by June 30, 2025। तो सरकार ने जो इनिशिएटिव लिए हुए हैं इस रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, तो वो क्या क्या लिए हैं? एफडीआई 100% तक ऑटोमेटिक रूट से हमने एफडीआई परमिट की है, और इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस हैं वो भी वेव ऑफ कर दिए हैं 2025 तक अगर कोई प्रोजेक्ट लगाता है सोलर या विंड पावर का। आईएनबी सेक्टर अट्रैक्ट 6058 करोड़ एफडीआई इन H1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है हमारा, उसने करीबन 6058 करोड़ रुपए की फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 का जो फाइनेंशियल है उसमें हमारे 6058 करोड़ रुपए की एफडीआई अट्रैक्ट की है, एफडीआई आई है, जो कि पिछले फिस्कल को देखें तो 3745 थी। मतलब काफी ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेंटर के अंदर, एफडीआई के अंदर। तो ये डाटा किसने दिया है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये जो डिपार्टमेंट है डीपीआईआईटी, ये बताता है। एंड द सेक्टर अकाउंटेड फॉर 3.6% ऑफ द ओवरऑल एफडीआई इनफ्लो ऑफ 31,720 करोड़। मतलब 31,720 करोड़ की टोटल एफडीआई आई है, जो कि जिसमें से 6058 करोड़ सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में आई है, जो कि 3.6% ऑफ द टोटल एफडीआई है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट वो किसने की है? बोधी ट्री सिस्टम्स ऑन बीटीएस सिस्टम। एक बोधी ट्री सिस्टम करके एक कंपनी है,
जिसने बीटीएस सिस्टम के थ्रू 4306 मतलब टोटल 6058 में से 4306 सिर्फ एक सिंगल इन्वेस्टमेंट हुई है। कहाँ हुई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी कंपनी जो कि रिलायंस स्टोरेज है, जो कि जिसने वायाकॉम 18 नेटवर्क जो है वो खरीद लिया है, जो अमलगमेट होके वायाकॉम 18 में होगा। सिर्फ इसके अंदर 4308 6.32 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। एज पर द अरेंजमेंट, रिलायंस इंडस्ट्री ग्रुप लिमिटेड 60.37% शेयर होल्डिंग इन वायाकॉम 18 फॉर 10,839 करोड़। अभी रिलायंस ने वायाकॉम 18 जो नेटवर्क टीवी 18 है, 9 और न्यूज 18 है, ये नेटवर्क रिलायंस ने कुछ टाइम पहले खरीद लिया था। ये इन्वेस्टमेंट बोधी ट्री सिस्टम की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हुई है। चलते हैं आगे। गिफ्ट निफ्टी राइज 30 पॉइंट्स हियर इज द ट्रेडिंग सेटअप फॉर टुडे। आपने देखा कल भी, जैसा मैंने बताया था, इक्विटी मार्केट्स ने बहुत ज्यादा बूम अप किया। इक्विटी मार्केट्स बहुत ही अपने लाइफ हाई को टच कर रही हैं। आज भी पॉजिटिविटी के सिग्नल्स हैं कि आज भी मार्केट काफी पॉजिटिव जाएगी। जैसे कि मंडे को पिछले 6 या 7 सेशन में काफी गैप अप मार्केट खुला है, तो गैप अप खुल के भी बहुत ज्यादा हाई बेंचमार्क उसने टच किए हैं। अभी जो गिफ्ट निफ्टी है जो हमारा, उसने भी पॉजिटिव स्टार्ट के सिग्नल दिए हैं, क्योंकि वो ट्रेड कर रहा है 21027 पे, जो कि सुबह 7:15 बजे आज का ट्रेडिंग सेटअप था। अभी देखते हैं कि आज भी मार्केट काफी गिफ्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी के जाने के काफी चांसेस हैं। आज बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, उसमें भी काफी अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिलेंगे। और बेसिकली इंडिया विक्स जो इंडेक्स है वो भी, विच इज अ मेजर ऑफ द फियर इन द मार्केट, रोज 3.5% टू सेटल एट 13.46 ले। ग्लोबल मार्केट्स के अंदर भी काफी उछाल आया हुआ है और इंडियन मार्केट्स तो इस समय बूम कर रही हैं। तो ये हमारा स्टॉक्स को लेके जो भी ईटी की रिकमेंडेशन थी वो हमने बताई कि आज मार्केट्स का क्या हाल होने वाला है, क्या कितना ऊपर तक जाने वाली है। मार्केट्स काफी ऊपर जाने वाली है। और मार्केट से रिलेटेड या फिर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। यू कैन फॉलो अस देयर। इफ वी गेट सम गुड इन्वेस्टमेंट एडवाइस, वी विल डेफिनेटली शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।